एक स्कूल की जैसे ही छुट्टी होती है, एक मैडम की चहेती 2 स्टूडेंट होती हैं। नाम एक का वर्षा होता है, दूसरी का टीना होता है। वर्षा और टीना से कहा जाता है कि बेटा कल सुबह जल्दी आ जाना। देखो कोई हो सकता है कि चेकिंग आ जाए, इसलिए आते ही सबसे पहले झाड़ू लगा देना। जैसे ही उन लड़कियों ने ये बात सुनी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इन बच्चियों से इस तरह से काम कराया जाता था। स्कूल में वो लड़कियां अगले दिन सुबह 7:20 पर विद्यालय पहुंच जाती हैं और जो जिम्मेदारी दी गई थी झाड़ू लगाने की, वो जिम्मेदारी निभाने लगती हैं। लगभग 25 मिनट तक उस विद्यालय के अलग अलग कमरों में अलग अलग जगह पर जाती हैं और झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच में एक ऐसा हादसा हो जाता है कि उस हादसे में 7 छात्र और छात्राओं की मौत हो जाती है। जैसे उनकी मौत की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से जिला, प्रदेश, उसके बाद देश, हर जगह फैल जाती है, तो आप चाहे भारत के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, डीएम हों, ऐसा कौन सा अधिकारी था, ऐसा कौन सा नेता था जो इस मामले में बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर कोई संवेदना प्रकट करने लगता है, तो कोई आरोप लगाना शुरू कर देता है कि उन मास्टरों ने अगर कोशिश की होती तो शायद कोई बच्चे नहीं मरते। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चलने लगते हैं और 7 बच्चे क्यों मारे जाते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो 7 बच्चे क्यों मर गए और साथ ही जो 9 बच्चों की जिंदगी और मौत से जो जंग लड़ रहे हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है झालावाड़, और झालावाड़ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है पिपलोदी। दरअसल विकास क्षेत्र मनोहर थाना का एक गांव है पिपलोदी। यहाँ पर एक विद्यालय है जिसका नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो कि इस विकास क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। बात है ये 25 जुलाई 2025 की सुबह की। लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे ही बच्चे स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं, स्टाफ भी स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे सब इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन बूंदाबांदी हो रही थी। कभी बारिश तेज हो जाया करती थी तो कभी बारिश हल्की हो रही थी। रोज की तरह प्रार्थना भी होनी थी, इसलिए 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनको स्कूल की साफ सफाई की जिम्मेदारी दे दी कि बेटा पहले जाकर झाड़ू लगा दो, उसके बाद फिर देखते हैं। झाड़ू लगती है और वो टीचर आपस में मशवरा करने लगते हैं। ये कहते हैं कि क्या अगर हम प्रार्थना बाहर कराएंगे तो सारे के सारे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे, इसलिए एक काम करते हैं, ये कक्षा 6 और 7 का जो बरामदा है, एक काम करते हैं वहाँ पर बच्चों की प्रार्थना करा देते हैं। इस तरह की बात थी और बच्चों को आवाज़ लगाई जाती है। बच्चों से कहा जाता है कि जल्दी से इकट्ठे हो जाओ और ये जो 6 और 7 का बरामदा है उस पर वहाँ पर खड़े हो जाओ, आपकी प्रार्थना होगी। लगभग 35 से बच्चे, यानी कि कक्षा 6, 7 और 8 के 35 छात्र और छात्राएं आगे आ चुके थे। उनको लाइन से लगा दिया गया था और इसके बाद फिर टीचरों ने सहूलियत के हिसाब से, या फिर सोचा कि बच्चे भीगे ना, इसलिए वो तो बरामदे से थोड़ा सा बाहर, जहाँ हल्की बूंदाबांदी थी, और सब बच्चे को अंदर खड़ा कर दिया। जो बच्चियां थीं जिसका नाम वर्षा होता है और टीना होता है, वो जल्दी से झाड़ू लगाकर भाग कर आती हैं और आकर अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। और जैसे स्थान पर आकर खड़ी हुई थी, एक कंकड़ आकर एक वर्षा के ऊपर गिरती है, और जैसे वर्षा के ऊपर गिरती है उसने कंकड़ को हाथ से उठाया। उठाने के बाद कहा कि मैडम जी, सर जी, जैसे आवाज़ लगाई कि देखो कंकड़ गिर रहे हैं ऊपर से, चूना गिर रहा है ऊपर से। जैसे ये आवाज़ लगाती है, एकदम सामने जो मास्टर जी थे एकदम सख्त हो जाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं कि एकदम शांत हो जाओ, प्रार्थना हो रही है। बच्चों को शांत करने के लिए आदेश दिया जाता है, वो बच्चे शांत हो जाते हैं। टीना ने भी कहा कि सर जी देखो और ज़्यादा गिर रहा है। इससे पहले कि टीचर उनकी तरफ की आंखें निकाल के उन्हें शांत करने का इशारा कर देते हैं कि बिल्कुल खामोश खड़े रहो, प्रार्थना हो रही है। कुछ इसी तरह का इशारा था। जैसे शिक्षक शिक्षिकाओं ने ये इशारा किया, बच्चे शांत हो जाते हैं, प्रार्थना शुरू हो जाती है, और अचानक ही भर भरा कर पूरी बिल्डिंग, यानी कि जो छत थी, वो गिर जाती है। छत गिर जाती है और छत जैसे ही गिरती है उसके बाद चीख पुकार मच जाती है। और चीखने वालों में सबसे पहले एक मैडम होती हैं जो विद्यालय की प्रधान अध्यापिका होती हैं, जिनका नाम मीना गर्ग होता है। मीना गर्ग चीखते हुए जोर से कहती हैं कि मेरे बच्चे दब गए हैं, और वो रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं। बाकी का स्टाफ भी रोता है, बिलखता है, लेकिन वो स्टाफ उस बरामदे से थोड़ा बाहर खड़ा हुआ था। बाकी के 35 के 35 बच्चे ऐसे थे जो उस बरामदे में वहीं खड़े हुए थे। कक्षा 6, 7 और 8 के वो बच्चे थे। कुछ बच्चे समझ पा रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है, कुछ समझने का उनको मौका ही नहीं मिला, उनको अवसर ही नहीं मिला। टीना हालांकि समझदार निकली और वर्षा भी समझदार निकली, उन्हें मौका मिला था और वो मौका मिलते ही वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो भी चीखती हैं, चिल्लाते हैं। जो बच्चे निकल चुके थे वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बचाने की अपील कर रहे थे। और जैसे ही ये बच्चों की, मैडम की, टीचरों की आवाज़ें गांव तक पहुंचती हैं, गांव का चाहे कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, जैसे भी थे, जिस हिसाब से सूचना मिल रही थी वैसे दौड़ रहे थे इस विद्यालय की तरफ।
आने के बाद किसी ने अपने हाथ से ईंटों को हटाना शुरू किया। कुछ जैसी जैसी मदद कर सकते थे ठीक वैसे ही प्रयास कर रहे थे, और प्रयास करने के बाद पता चलता है कि 19 बच्चे ऐसे हैं जो इस मलबे में पूरी तरह से दब चुके हैं। अब उसके बाद होना क्या था कि लोगों ने पूरी ताकत लगाई, ईमानदारी से काम करना शुरू किया, नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक सूचना दी, 112 नंबर पर सूचना दी, और फिर यहाँ से जो भी रेस्क्यू अभियान था प्राथमिक स्तर पर तो गांव वालों ने शुरू कर दिया, टीचरों ने शुरू कर दिया। देखते ही देखते 4-5 बच्चों को निकाला गया। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर CHC होता है, यानी कि जो मनोहर थाना है, जहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर बच्चों को जैसा जिसका हिसाब किताब लग रहा था, कोई मोटरसाइकिल से तो कोई गोद में, कोई किसी तरह से जैसे भी था, वो वहाँ से बस भाग रहा था उन बच्चों को लेके। जैसे CHC में पहुँचते हैं तो डॉक्टर ने जब नब्ज़ को टटोलना शुरू किया है तो पता चलता है कि उनकी पल्स पूरी तरह से बंद हो चुकी है, यानी कि 4 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे वैसे वैसे बच्चों को उपचार के लिए, इलाज के लिए उनको भर्ती कर रहे थे, और देखते ही देखते जैसे जैसे घंटे आगे बढ़ रहे थे बच्चों के मरने की संख्या भी बढ़ रही थी। तो कहीं तो चलने लगता है कि 7 बच्चे मर गए, कहीं चलने लगता है 8 बच्चे, कहीं 10 बच्चों की संख्या चलने लगती है। लेकिन ऐसी ऑफिशियल जानकारी तो आती नहीं है, लेकिन जानकारी जब मीडिया में चलने लगती है तो 7 बच्चों के मरने की संख्या बिल्कुल ठीक ठाक, ये बिल्कुल कंप्लीट थी कि 7 बच्चे मर चुके हैं। उन बच्चों की अगर बात करें तो 14 साल की इसमें पायल होती है, प्रियंका होती है, कान्हा होता है, हरीश, मीना, सतीश, कुंदन। इन बच्चों के मरने के नाम भी सामने आ जाते हैं कि ये बच्चे मर चुके हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि 9 बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। 9 में से 2 ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन भी चल रहा था। जब तक हम इस कहानी को पढ़ रहे थे तब तक इनके बारे में ये सूचनाएं चल रही थी, चाहे वो जिला हो, प्रदेश हो या फिर देश हो। अब राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया, और प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, सभी ने ट्वीट करने के बाद संवेदना प्रकट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। गाँव का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम छोटू लाल होता है। छोटू लाल की जो बेटी होती है जिसका नाम मीना होता है, और उसका बेटा होता है कान्हा, जो इसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। सगे भाई और बहन होते हैं, वो भी इसी मलबे में दबकर उनकी मौत हो जाती है। अब जो पिता है, परिवार के बाकी लोग हैं, कभी गांव में जा रहे हैं तो कभी CHC में पहुंच रहे हैं, कभी वो जिला मुख्यालय पर उस स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम बीरम होता है। बीरम का एक बेटा है। बीरम मजदूरी करने के लिए गया हुआ था कोटा। जब उसे पता चलता है कि यहाँ कुछ हादसा हो गया है, छत गिर गई है, तुम्हारा बच्चा भी उसमें आ गया है लपेट में, तो जितने जल्दी हो सके आ जाइए। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचता है, जैसे भी उसके साधन मिलते हैं। उसके बाद पता चलता है कि नहीं, उसको तो लेके CHC पहुंचे हैं। तो CHC पहुंचता है तो वहाँ से पता चलता है कि वो जिला अस्पताल पहुंचा है, आप वहाँ जाइए। जिला अस्पताल में जब पहुँचता है तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखता है। बस उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुंदन को याद करके वो हमेशा मीडिया के सामने अपनी पुरानी कहानी बयां कर रहा था कि कैसा उसका बच्चा था और उसके साथ आखिरकार क्या हो गया। बस गांव वालों के पास जब मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो गांव वाले अपनी अपनी कहानी बताना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच जाती है, रेस्क्यू अभियान शुरू हो जाता है। बच्चों को जैसे बाहर निकाला जाता है, सबसे पहले उस बिल्डिंग को गिराया जाता है ताकि कोई दोबारा हादसा ना हो, या हो सकता है कि कहीं कोई इसमें और कोई ज़्यादा बात ना बने। अभी तो प्रशासन की अपनी पता नहीं क्या बात थी कि उसे पूरी बिल्डिंग क्यों गिराई। गिराना था तो पहले गिराते तो शायद कुछ लाभ भी मिल जाता। लेकिन जब गांव वालों के पास जब मीडिया कर्मी जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो गांव वाले बताते हैं कि हमने कई बार इस विद्यालय के स्टाफ से कहा कि साहब जितनी जल्दी हो सके इस स्कूल को ठीक करा दो। तभी कोई मास्टर जी इनमें से ये कहते हैं कि एक काम करो, 200 रुपये चंदा इकट्ठा कर लो, हम सब मिलकर इसकी छत डाल देंगे। बस इतना था कि गांव वाले ये भी कहते हैं कि कभी कभार कोई चंदा इकट्ठा होता था तो अपनी तरफ से प्रयास भी करते थे, लेकिन सरकारी तंत्र की तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं है। हालांकि जैसे ही इस हादसे की खबर आती है उसके बाद प्रदेश सरकार जाग जाती है और 200 करोड़ रुपए तुरंत जारी कर दिए जाते हैं कि जितने भी जर्जर भवन हैं, विद्यालय हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उन पर काम करना शुरू किया जाए। काश ये बात पहले हो जाती तो ये 7-8 बच्चे जो मर चुके हैं ये कभी ना मरते, और जो बच्चे ऐसे हैं जो विकलांग हो चुके हैं, जिनके शरीर के किसी हिस्से में चोट लगी है, शायद वो कभी नहीं होता। अब चाहे पैसे जारी करें या फिर इनको बहुत मोटा मुआवजा दें या इनके परिवार के लोगों को नौकरी का भरोसा दें, कुछ भी करें, जो गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और जिसके शरीर का कोई अंग खराब हुआ है वो ज़िंदगी भर अपाहिज कहलाएगा, और साथ ही वो उस हादसे को हमेशा हमेशा याद करेगा और कोसेगा उस तंत्र को, कोसेगा उन शिक्षकों को, कोसेगा उन लोगों को जिनकी वजह से उसके शरीर के इस अंग में कोई भी चोट पहुंची है। दरअसल
जिम्मेदारी तो शिक्षक वो लोग समझते नहीं हैं। कई ऐसे मेरे जानकार भी ऐसे विद्यालय हैं, कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, जहाँ पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, लेकिन जो सहायक अध्यापक होते हैं उनके हाथ में पावर नहीं होती, वो चाहकर भी इसमें कुछ कर नहीं पाते। प्रधान अध्यापक ये सोचता है कि मैं क्या क्या लिख कर दूँ, क्या करूँ, इसलिए वो अपनी नौकरी करने में मशगूल रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी और बात अगर करना चाहूँगा, जैसे ही डीएम साहब के सामने पत्रकारों ने माइक लगाया, तो पत्रकार जब डीएम साहब, जिनका कलेक्टर हैं, इनका नाम है अजय सिंह राठौर, उनसे पूछा जाता है कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये विद्यालय जर्जर भवन की, जो जर्जर भवन थे उनकी सूची में था ही नहीं, यानी कि कोई विद्यालय की तरफ से शिकायत की ही नहीं गई। जब शिकायत ही नहीं की गई तो हम क्या ठीक कराते। इसका मतलब साफ है कि अब कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो स्कूल के स्टाफ से कह रहे थे, स्कूल का स्टाफ अगर कहता भी होगा, अक्सर स्कूलों में कोई ना कोई जांच अधिकारी आता है, कोई अधिकारी आकर जांच पड़ताल करता है, और हमेशा ऐसा होता है कि सर हमारे स्कूल में ये दिक्कत आ रही है, हमारे स्कूल में ये परेशानी हो रही है। कभी लिखित में कोई शिकायत नहीं करते। अगर काश इस विद्यालय के स्टाफ ने भी लिखित में शिकायत की होती तो शायद ये हादसा ना होता, क्योंकि प्रशासन शायद जाग जाता। और लिखित में शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि अपनी में वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे थे, सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, नौकरी करने आए हैं, करके चले जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो शायद अब बहुत लंबे समय तक एक उलझन में उलझ गए हैं, क्योंकि जैसे ही खबर वायरल होती है उसके बाद मीना गर्ग, जावेद आलम जो कि शिक्षक हैं, रामविलास, कन्हैया लाल सुमन, बद्रीलाल लोधा, दरअसल इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। हालांकि सस्पेंड होने के बाद ये बहाल जरूर हो जाएंगे यदि इनके खिलाफ 302 की धाराओं में, जो भी हत्या की धाराएं बनती हैं, जो फिलहाल बीएनएस की धाराएं, उसमें अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो शायद पूरी जिंदगी ये मुकदमा उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए भविष्य में किसी स्कूल में ऐसी कोई घटना हो, उस घटना से बचने से पहले ही आप लोगों को भी अपने अपने विद्यालय की तमाम जो शिकायतें हैं उसको लिखित रूप में कर देना चाहिए, जिम्मेदारी समझते हुए। भले चाहे वो प्रशासन करे ना करे, कम से कम कल को होने वाले किसी हादसे से बचा जा सकता है। साथ ही डीएम कम से कम विद्यालय पर स्टाफ पर कोई आरोप तो नहीं लगाएगा। दोस्तों, एक और बात, जांच अधिकारी जरूर जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग होता है कि कहां से क्या मोटा कमीशन मिलेगा, किस शिक्षक के सस्पेंड करने पर क्या कितनी मोटी कमाई हो सकती है, इसलिए ध्यान वहां जाता है। अगर ये लोग अपना जिम्मेदारी से काम करें तो इन गरीब बच्चों का भला हो जाए। कभी कोई शायद कोई अधिकारी ये जाकर बच्चों के कॉपी किताब ही चेक नहीं करता कि तुम्हारे स्कूल में आखिरकार क्या पढ़ाया गया है। ये सब बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि वाकई सरकारी विद्यालयों का जो सिस्टम है वो निचले स्तर से ही गड़बड़ है, और उचले जो ऊपर का जो स्तर है वो शायद इस पर उतना ईमानदारी से ध्यान नहीं देता, जो ये बात कहनी पड़ी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है, ताकि भविष्य में कोई ऐसा हादसा फिर से ना हो जाए। जाते जाते बदायूं के अर्शी खान हैं, साथ ही आलिया अंसारी हैं, और लखनऊ से शुभम सिंह हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रिंकू मीणा मध्य प्रदेश से, डॉक्टर मनप्रीत मारवा, आर्यन, बलराज सिंह चौहान, चंदन पासवान, जयंत कुमार, विजय प्रकाश, लक्ष्मण चौधरी, मुजाहिद खान, देव आदर्श, मोहम्मद तवरेज, राम मैथिल, रईस खान, तौसीफ अली, इंद्रजीत यादव, प्रभात कुमार, नवीन शर्मा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।